हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से हम भारत का भूगोल इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी पहली ही क्लास है। इसमें हम भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। ये जो क्लास है ये एमपीपीएससी प्री 2025 को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। आगे की जो क्लासेस हैं वो भी भारत के भूगोल से ही संबंधित होंगी। ये जो सीरीज़ है इसमें हम भारत का भूगोल कवर करेंगे। ये एमपीपीएससी प्री को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। यदि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप जैसा कि जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसमें हमें 10 यूनिट्स दी गई हैं और भारत के भूगोल से संबंधित यूनिट है यूनिट नंबर 4। ये जो फोर्थ यूनिट है इसमें हमें भारत एवं विश्व का भूगोल दिया गया है। वैसे भी हमें इसमें भारत का भूगोल ही कवर करना है क्योंकि विश्व का भूगोल अब इसे हटा दिया गया है। तो हमारा जो नया सिलेबस है उसको ध्यान में रख कर के ये जो सीरीज है ये कंप्लीट की जाएगी। इसमें हम यूनिट नंबर 4 भारत का भूगोल कवर करेंगे और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इनको ही हम देखेंगे और ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं इनको हम वन लाइनर के आधार पर देखेंगे और उससे संबंधित जो भी अन्य जानकारी होगी उसको भी कवर करेंगे। तो यदि आप एमपीपीएससी प्री इसकी तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप यूनिट 4 अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और चलिए हम देखते हैं अपने पहले ही फैक्ट की तरफ हम चलते हैं और भारत का भूगोल इसकी अपनी पहली जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है ये है कि संवैधानिक दृष्टि से भारत अर्थात इंडिया। अब देखिए इसमें सबसे पहले भारत के नाम की बात आती है कि भारत का नाम क्या है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे देश भारत का नाम संविधान की दृष्टि से इसके केवल 2 ही नाम स्वीकृत हैं जो कि है भारत और इंडिया। संविधान में हमारे देश के 2 ही नाम स्वीकार्य हैं। कौन कौन से? भारत और इंडिया। तो ये हमें ध्यान रखना है। और वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करें तो हमारे देश भारत में वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो हमारे 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको आपको ध्यान रखना है। सभी राज्य और सभी राज्यों की राजधानी एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश इनकी जो राजधानियां हैं आपको रटी होनी चाहिए क्योंकि ये तो हमारा प्रारंभिक ज्ञान है यदि हमें भारत का भूगोल पढ़ना है। इसके लिए आपको अपने पास एक एटलस अवश्य ही रखना है। यदि आप भारत के भूगोल की तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको एटलस में मैप में देखनी होंगी। तो चलिए आप अपने एटलस में इन चीज़ों को एक एक राज्य की स्थिति आपको देखना है कि जैसे ये लद्दाख है जो कि अब क्या है केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रकार से आपको इनकी बाउंड्री बना करके देखना है या बाउंड्री ना भी बनाएं तो आपको इसकी स्थिति लोकेशन बिल्कुल याद होनी चाहिए कि जैसे लद्दाख है तो इसकी सीमा किस देश से किस राज्य से कहाँ कहाँ से इसकी सीमा टच हो रही है और ये आपको तभी याद हो पाएगा जब आप इसको एक बार ड्रॉ करेंगे। तो ये काम आपको अवश्य ही कर लेना है और एटलस में ये चीज़ें बना करके देख लेना है। तो चलिए आप इनको राज्यों की स्थिति आप बना करके देख लें। हम इसमें केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियां क्या है। सबसे पहले देखिए जो लद्दाख है ये भी हमारा क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश। आप जानते ही हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़ करके जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो एक हमारा ये लद्दाख है ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया और जम्मू और कश्मीर ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार से 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे ये हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि चंडीगढ़ भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए हम इनकी राजधानियां देख लेते हैं। लद्दाख की राजधानी है जो इसकी राजधानी है लेह। कौन सी राजधानी है? लेह।
लद्दाख की राजधानी लेह है और कारगिल दोनों हैं, लेकिन जो लेह है ये गर्मी के समय में होगी और कारगिल है ये सर्दी के समय में इसकी राजधानी होगी। तो लद्दाख की कितनी राजधानियां हैं? 2 राजधानियां, लेह और कारगिल। लेह जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन होगी और सर्दियों के समय पर कारगिल राजधानी होगी। इसी प्रकार से जम्मू और कश्मीर की भी 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी एवं जम्मू है जो वो शीतकालीन राजधानी हो जाएगी। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। चंडीगढ़ है जो ये इसकी लोकेशन यहाँ पर है, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसके बाद दिल्ली, ये एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा ये हो गया। इस प्रकार से देखिए हमने 4 केंद्र शासित प्रदेश देख लिए हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है, नई दिल्ली आप जानते ही हैं। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हमारे ये हो गए। अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए जब 2019 में जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, उस समय पर हमारे यहाँ 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे और जब ये 2 बने तो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई थी 9। लेकिन उसी समय पर ये जो कि दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, ये इन छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश थे, इसलिए इनको क्या किया गया, इन दोनों को एक केंद्र शासित, दोनों को सम्मिलित रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया इनको। तो इस प्रकार से जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से कितनी हो गई थी, 8। तो इस प्रकार से ये दादर नागर हवेली 5वां हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है ये हो जाएगा। दादर नागर हवेली एवं दमन और दीव, इनकी जो राजधानी है वो दमन है। तो इस प्रकार से 5वां केंद्र शासित प्रदेश हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पांडिचेरी की, पुडुचेरी। जो पुडुचेरी है ये हमारा 6वां केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ये पुडुचेरी, जैसा कि आप जानते हैं जो पांडिचेरी है, जैसे कि हम पुडुचेरी बोलती हैं, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। मुख्य रूप से जो पांडिचेरी है वो तमिलनाडु में है, लेकिन ये 3 राज्यों में, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यहाँ पर आप देखेंगे केरल, ये 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारा 6वां केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे वो द्वीपों के रूप में है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि पोर्ट ब्लेयर है और इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी कावारत्ती है। इस प्रकार से ये जो 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी स्थिति और इनकी राजधानी आपको याद रखनी है। आपको सभी राज्यों की राजधानियां भी याद करनी है। आपको इस प्रकार से आप एटलस लेना है और एटलस में ये सभी एक एक बार इन सभी की राजधानियां और इनकी स्थिति, लोकेशन आपको देखनी होगी। और एक बार आप खाली मैप में इनको ड्रॉ करके भी देख लेंगे तो आपको स्थिति इनकी बिल्कुल से याद हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है जो वह कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो भारत का क्षेत्रफल है यह विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.43% है। अर्थात विश्व में भूमि का जितना भी हिस्सा है, स्थल है जितना भी विश्व में, उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 2.43% योगदान है। अर्थात जो पूरे 100% में भारत का योगदान कितना है, 2.43% भारत के क्षेत्रफल का। तो सबसे पहले भारत के क्षेत्रफल की ही बात आती है। ये फैक्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और जो 2.43% विश्व के क्षेत्रफल में अपना योगदान रखता है। चलिए अब हम बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा, तटीय सीमा की। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200
सॉरी वर्ग किलोमीटर नहीं, किलोमीटर है। अर्थात भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। देखिए, स्थलीय सीमा से मतलब है कि जैसे कि हमारा ये, इसमें देखें आप मैप की हमें हर जगह आवश्यकता होगी, इसलिए आपको एटलस में हर चीज देखते चलना है। तो देखिए, जैसे कि ये हमारा भारत है, इसके आप देखेंगे तो एक ओर भारत के एक ओर क्या है? स्थल, और तीन ओर भारत जल से, महासागर से घिरा हुआ है। तो हमें इसमें ये देखना है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, अर्थात भारत के जो राज्य हैं स्थल से कहाँ कहाँ से इनकी बाउंड्री लगी हुई है, तो हम इसी स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। तो ये जो भारत की स्थलीय सीमा है, ये हमने कितनी देखी? 15,200 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप जो भारत की स्थलीय सीमा देखेंगे, ये है कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपको ये स्थलीय सीमा दिखिए, इसकी कितनी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर। तो इस प्रकार से 15,200 किलोमीटर, ये जो है भारत की क्या है? स्थलीय सीमा। और इसी प्रकार से यदि हम तटीय सीमा की बात करें, ये तो हमारी स्थलीय सीमा हो गई। अब इसमें आपको ये भी देखना है कि स्थलीय सीमा से कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश लग रहे हैं। अब हम यदि इसमें तटीय सीमा की बात करेंगे, तो देखिए, इसमें जो तटीय सीमा है, ये जहां जहां से भारत, हमारा देश की बाउंड्री महासागर से लगेगी, वो हमारी हो जाएगी तटीय सीमा। ये गुजरात से लेकर के आप यदि ये देखेंगे, तो इस प्रकार से पश्चिम बंगाल, ये जो हमारी सीमा है, ये कौन सी सीमा है? तटीय सीमा। ये कितनी है? 6,100 अर्थात 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर की ये जो सीमा है, ये हमारी तटीय सीमा है। परंतु यदि इसमें द्वीपों की सीमा को सम्मिलित कर लिया जाए, तो द्वीपों अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, यदि इनकी तटीय सीमा को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जो कि है 1416.6 किलोमीटर। अब यदि इसको भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो भारत की कुल तटीय सीमा है जो वो हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। ये भारत की कुल तटीय सीमा आ जाएगी। यदि केवल मुख्य भूमि की तटीय सीमा पूछी जाए, तो कितना है? 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित जो भारत की तटीय सीमा है, वह है 7,516 किलोमीटर। अब यहाँ से जब हम ये सीमा देखते हैं, तटीय सीमा, तो इसमें कौन सा राज्य समुद्र से टच हो रहा है, अर्थात तटीय सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, ये भी हमें इसमें देखते चलना है। चलिए, इस प्रकार से हमने भारत की, ये यहाँ पर हम भारत की सामान्य जानकारी देख रहे हैं। डिटेल में हम आगे जो भी फैक्ट आएंगे, हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, ये हमने अभी देख लिया है। तो इस प्रकार से भारत की यदि कुल सीमा की, अर्थात तटीय सीमा की भी, स्थलीय सीमा की भी, द्वीपों की सीमा, सभी को यदि हम टोटल करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल संख्या है, वो आएगी 22,716.6 किलोमीटर। ये स्थलीय और तटीय, तटीय या जलीय दोनों सीमा को यदि हम मिलाएंगे, तो टोटल भारत की जो सीमा है, वह 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से भारत की जो सीमा है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें ये फैक्ट याद रखना है। भारत, अगला जो हमारे पास फैक्ट है, वह है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, अर्थात विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है, जो कि हमने अभी क्षेत्रफल देखा था, कितना देखा था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना देखा था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल है, ये किसका क्षेत्रफल है? हमारे देश भारत का। और जो विश्व में 2.43% है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। स्थलीय जो क्षेत्रफल है, उसका कुल कितना? 2.43% है भारत का क्षेत्रफल। अब जो भारत का ये क्षेत्रफल है, यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, अर्थात भारत से पहले 6 देश और बड़े हैं। तो उन 6 देशों के हमें
नाम याद रखना है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से है रूस, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, पांचवें नंबर पर ब्राजील और छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नंबर आता है हमारे देश भारत का, अर्थात रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भारत का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले 6 अन्य देश बड़े हैं, जो कि इस प्रकार से हैं कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से हमारा भारत 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। चलिए, अब हमें देखना है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो यदि हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है। इसी प्रकार से यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार से जो ये देशांतरीय विस्तार है, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। चलिए, इसको हम देखते हैं कि आखिर ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं और हमें इसकी क्या आवश्यकता है। तो देखिए, ये पूरा हमारा, जैसे हमारी ये पृथ्वी है और इसमें हमारे 7 जो महाद्वीप हैं वो फैले हुए हैं। अब इस पूरे विश्व में यदि हमें भारत की लोकेशन बताना है कि भारत कहाँ पर स्थित है, तो हम किस प्रकार से बताएंगे। तो इसके लिए हमें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की आवश्यकता होती है। वैसे ये हम विश्व भूगोल में पढ़ते हैं कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, लेकिन जब हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर देखना होगा कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ ये खड़ी लाइंस दिख रही होंगी। ये जो हमें लाइंस, खड़ी वाली लाइंस दिख रही हैं, ये हैं देशांतरीय रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? ये देशांतर रेखाएं हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई हैं। ये कौन सी रेखाएं होती हैं? देशांतरीय रेखाएं। तो यदि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो यदि हम इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को देखें तो जो ये पृथ्वी को ये क्या करती है, तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी। ये वाला हिस्सा हो जाता है पूर्वी हिस्सा और ये हो जाता है पश्चिमी, अर्थात ये पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो इस प्रकार से जो 0 डिग्री है, ये इसको 2 भागों में इसने बांट दिया। ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। अब यदि हम इसमें देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में। और हमने अभी जो देशांतरीय विस्तार देखा था, हमने देखा था कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, चूंकि ये भारत की स्थिति है, हम यहाँ पर देखेंगे तो ये पूर्व से पूर्व, हम हमेशा इसमें क्या बोलते हैं? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, अर्थात ये जो विस्तार है आप देख सकते हैं पूर्व में ही है पूरा विस्तार। यदि कोई भी स्थिति ऐसे बीचों बीच होती, तब यहाँ से पश्चिम और पूर्व काउंट होता है कि आधा हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में है, आधा हिस्सा पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन भारत का पूरा ही हिस्सा कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में। वो भी हमने देखा, यहाँ पर ये देखिए, ये रेखाएं खिंची हुई हैं, यहाँ कहीं आएगा 68 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ से भारत की शुरुआत होगी, तो जो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री, कितना? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस प्रकार से ये देशांतरीय विस्तार हो गया। इसी प्रकार से यदि हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो आप देखेंगे कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो विषुवत रेखा है, ये भी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में, 2 हिस्सों में विभाजित कर देती है। जो ऊपरी हिस्सा है, जो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध
कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे का हिस्सा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये अक्षांश रेखा है जो 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा है, इसने पृथ्वी को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। ऊपरी जो भाग है ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे का जो भाग है ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब यदि ये जो सारी ये आड़ी रेखाएं खिंची हुई हैं ये अक्षांश हैं। कौन से? इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। तो इस प्रकार से अब हमें भारत का अक्षांशीय विस्तार देखना है। तो देखिए, अक्षांशीय दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए जब हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो हम कहते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अर्थात देखिए, यहाँ से यदि हम ऐसा देखेंगे तो भारत पूरा का पूरा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर ही स्थित है। भारत की जो स्थिति है पूरी की पूरी उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल भी भारत का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम इसका अक्षांशीय विस्तार जब देखेंगे तो हम कहेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से जो 37 डिग्री 6 मिनट तक जो भारत का विस्तार है वह है अक्षांशीय विस्तार। उत्तर से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हमें यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि ये तो मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि है। अर्थात यदि हम कन्याकुमारी से लेंगे तो हम 8 डिग्री 4 मिनट विस्तार बताएंगे, लेकिन चूंकि भारत का जो विस्तार है वह तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है, इसलिए भारत का क्योंकि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो वो 6 डिग्री 4 मिनट पर है। तो मुख्य भूमि को यदि मुख्य भूमि से जब पूछा जाता है तब हम 8 डिग्री 4 मिनट बताएंगे, परंतु भारत का मुख्य रूप से विस्तार हो जाएगा वो अंडमान निकोबार का जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वहां से हम लेंगे तो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। ये पूछने पर डिपेंड करता है, हमें ये दोनों फैक्ट याद रखने पड़ेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से कि 6 डिग्री 4 मिनट से। यदि कुछ ना पूछा जाए और 6 डिग्री 4 मिनट ऑप्शन में होता है तो हम 6 डिग्री 4 मिनट ही लगाएंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो भूमि है, जो द्वीप समूह है, वह वहीं से शुरुआत होती है 6 डिग्री 4 मिनट से। तो इस प्रकार से हम जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है उसको ये हमें याद ही रखना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और यहाँ पर भूल भी जाती हैं, तो इसको बार बार देखते रहना है और याद रखना है। चलिए, अब हम जो भारत है उसका उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु की हम बात करें, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु से आशा यह है कि जो भारत है उसका सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर है। जैसे कि ये हमारे जो भारत की शुरुआत होती है, सबसे यदि हम पॉइंट पर सबसे ऊपर उत्तरी बिंदु की बात करें तो कौन सा है, पूर्वी बिंदु की बात करें तो कौन सा है। तो देखिए, जो सब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वह है इंदिरा कौल। कौन सा है? इंदिरा कौल। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है और जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। अब यदि हम इसके दक्षिणी बिंदु की बात करें तो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो वह है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यहाँ पर यदि आप अपने एटलस में देखेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पर जहाँ के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर इंदिरा पॉइंट की स्थिति दी हुई है, जो कि इसके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कौल और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो हो गया इंदिरा पॉइंट। चलिए, अब इसी प्रकार से हम भारत के पूर्वी बिंदु की बात करेंगे। तो भारत का
हाँ, एक बात और याद रखना है कि जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पिग्मेलियन पॉइंट। तो आपको ये भी याद रखना है, पिग्मेलियन पॉइंट किसको कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट को, पिग्मेलियन पॉइंट। तो इस प्रकार से आपको ये भी याद रखना है। चलिए, हम बात कर रहे थे पूर्वी बिंदु की। तो जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वह है किबिथु। कौन सा है? किबिथु, जो कि यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा बिंदु? सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। और इसी प्रकार से सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु अर्थात पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में है वह है गौहर माता। क्या है? गौहर माता। तो इस प्रकार से आपको ये इसके पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु ये याद रखने हैं। चलिए, अब हम यदि भारत के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितनी दूरी है इसकी बात करेंगे। तो देखिए, जो भारत है इसकी पूर्व से पश्चिम की दूरी की यदि हम बात करेंगे कि भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की लंबाई कितनी है, तो ये जो भारत की ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर ये जो लंबाई है ये है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम की दूरी है। और इसी प्रकार भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी की यदि हम बात करें तो वह है 3214 किलोमीटर। तो ये जो दोनों फैक्ट हैं कि भारत की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वह कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये दोनों ही फैक्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये भी याद रखने हैं कि पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर भारत की जो दूरी है वो फैली हुई है। चलिए, इस प्रकार से हमने देखिए ये अभी पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार और उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार अभी ये हमने देखा। तो इस प्रकार से हमने देखिए हमने बहुत सारे फैक्ट कवर किए हैं भारत की सामान्य जानकारी से, और ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।